गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 वायु में मौसम एवं जलवायु टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। किस प्रकार मौसम और जलवायु पर वायु का प्रभाव पड़ने के कारण मौसम और जलवायु बनती हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कहा हुआ भी है मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी। इन सभी बातों का सीधा प्रभाव वहाँ के मौसम और जलवायु पर पड़ता है। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा, और यहाँ कल्पना भी करेंगे हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम यहाँ पर दिखा हुआ है कि मौसम में वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो प्रतिक्रिया या स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। इसके अतिरिक्त देखा गया कि दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है। और यहाँ इधर कुछ जानकारी दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य की जो ऊर्जा है उसका केवल एक भाग यानी 2 अरवा ही प्राप्त करती है। होता है तापमान। कुछ वायुमंडल में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। तापमान, प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का ताप होता है, क्योंकि वायुमंडल का जो ताप है वो प्रतिदिन के हिसाब से ही होता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि यह ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। देखा अक्सर कि सर्दी ऋतु में जो तापमान होता है उसमें अधिक आर्द्रता पाई जाती है, वर्षा ऋतु में भी, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। इससे हमें गर्मी का अनुभव होता है, क्योंकि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु है वो ज़्यादा गर्म होती है। और यहाँ पर आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। ये भी वायुमंडल से संबंधित तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। और साथ ही यह सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इधर कुछ मौसम की जानकारी के लिए यंत्र हैं, इसमें तापमापी जो तापमान मापने का काम करता है, वायुदाब यंत्र जो वायुदाब मापता है, वर्षा मापी यंत्र वर्षा की मात्रा मापता है, और वात दिग्दर्शी क्या है, ये पवन की दिशा दर्शाता है, पवन की दिशा को दर्शाने का कार्य करता है। आतपन का एक घटक और होता है सूर्य तप की मात्रा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि 0 अक्षांश पर जो आपकी भूमध्य रेखा होती है वो ऊपर यानी कि पूर्व में चलने पर घटती है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जाने पर घटती है। तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, उसी आधार पर तापमान भी है वो घटता जाता है। और यहाँ पर आतपन को एक बार फिर समझ लें कि ये महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब इसके बाद आते हैं वायु दाब। अगला टॉपिक आपका है, इसमें कुछ और भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही इसमें
गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान वो अधिक अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें, क्योंकि शहरों में सड़कें बनी होती हैं, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, जो रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो इसकी वजह से शहरों में गर्मी का जो तापमान होता है वो अधिक होता है गांव की अपेक्षा। दूसरा, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, इससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यह भी कारण रहता है। और इसके बाद आता है अगला टॉपिक है, इसको कहते हैं वायु दाब। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु का दाब जो है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। सभी दिशा में ना भाई, चारों दिशाओं से, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। और यह स्पष्ट भी है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, क्योंकि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब है वो तेजी से गिरने लगता है, जबकि समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। और जो ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जबकि वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अक्सर देखा गया कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, जबकि यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, क्योंकि निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। यह भी एक फैक्ट है कि जो बादल युक्त आकाश है और नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, किसकी अपेक्षा? जिनका अधिक तापमान होता है, क्योंकि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु है वो गर्म होती है, गर्म होने के कारण वो ऊपर उठती है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। स्वाभाविक उसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, यानी जलवाष्प होता है, इसलिए वो भारी होती है। और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, कि उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। इसी का कारण क्या होता है? जो आकाश है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है और स्वच्छ यानी साफ दिखाई पड़ता है। और एक कारण यह भी उत्पन्न होता है कि वायु सदैव, यहाँ पर फिर से देखें, निम्न वायु दाब छेद बनाता है, और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान, अगला, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण जो है वो आकाश स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देता है। अंतिम जो कारण इसका है वो है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। और इसके बाद अगला टॉपिक है पवन। पवन के बारे में अध्ययन करते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे पवन कहते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि जब उच्च दाब क्षेत्र से यदि हम निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाते हैं तो वायु की गति जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। और पवनों का जो नाम है उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवनें कहते हैं।
पूर्व की से आने से आने वाली पूर्वी पवनें कहलाती हैं, या जिसे पूर्वैया भी कहते हैं। तो आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं। कैसे पता करेंगे? क्योंकि जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो निश्चित ही उसका हमें पवन का वो कार्य के बारे में पता चलता है कि यदि पवन की गति ज़्यादा तेज़ होगी तो वो पेड़ों तक को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे वहीं धूल या धुएं की देख सकते हैं। और पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। सर्वप्रथम स्थायी पवनें देखें। ये व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें हैं, उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। यहाँ पर 0 अक्षांश पर इसमें देखें जो प्रमुख बाइलापीडिया के चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो यदि हम उत्तरी गोलार्ध पर खड़े होकर देखते हैं तो वो उनका झुकाव वो राइट साइड में होता है। ठीक है, इसीलिए ऊपर की दृष्टिकोण से उनके जो एरो लगे हुए हैं वो हमारे उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से देखने पर उनका जो स्थान होगा वो उत्तरी गोलार्ध से, और दक्षिणी गोलार्ध से देखने पर ये हमेशा बाईं ओर की तरफ है। इनका जो झुकाव है वो बाईं ओर की तरफ होता है, उल्टा ठीक अपोजिट होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध पर लेफ़्ट साइड होती है वो उत्तरी गोलार्ध से देखने पर राइट साइड होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध से राइट साइड होती है वो उत्तरी गोलार्ध से देखने पर लेफ़्ट साइड हो जाती है। इसीलिए ये एरो की जो आकृति बनी हुई है वो उल्टी दिखाई पड़ रही है। लेकिन हम अगर अभी हम जब हम देखते हैं इसको तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हमारे बैठे हुए हम, यदि हम उल्टी साइड उधर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बैठेंगे तो हमें उनके डायरेक्शन क्लियर पता चल जाते हैं। दूसरा नंबर आता है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें क्या होती हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये मौसमी पवनें इसीलिए कहती हैं अपने अनुसार ये अपनी दिशा को बदलती हैं, इसीलिए इनको मौसमी पवनें कहा जाता है। और उदाहरण के लिए यदि कहा जाए तो भारत में जो मानसूनी पवनें होती हैं वो इन्हीं पवनों के उदाहरण हैं। इसके बाद थर्ड नंबर आता है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, यानी इनका एक अलग ही अपना समय होता है। ठीक है, कभी देखा जैसे उदाहरण के लिए इनको हम स्थल या समुद्री समीर भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है जिसे हम लू कहते हैं। थैंक्स, हैव ए गुड डे।